हेलो स्टूडेंट, आपको अपनी चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस चैनल के माध्यम से हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन लाया करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की यह सेशन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। आप कैसे आंसर लिखेंगे इस तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है कि बिहार में जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बिहार की जो जनसंख्या है सभी जगह एक समान नहीं है। आप कैसे स्पष्ट करेंगे, कैसे बताएंगे कि सभी जगह जनसंख्या जो है एक समान नहीं है। कहीं जनसंख्या घनी मिलेगी आपको, कहीं जनसंख्या क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी। तो इसका कारण क्या होता है, यही स्पष्ट करना है। देखिए क्या है, बिहार राज्य की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है। क्या है, एक समान नहीं है। जनसंख्या वितरण पर राज्य की धरातलीय उच्चावच का प्रभाव पड़ता है। उच्चावच कहने का मतलब है कहीं भूमि जो है आपको मैदान मिलेगा, कहीं पठार मिलेगा, कहीं पर्वत मिलेगा, और कहीं जो है भूमि सिंचाई युक्त मिलेगी, और बिना सिंचाई वाला कहीं भूमि मिल जाएगी, और कहीं ऐसी परतदार मिट्टी मिल जाएगी जहाँ कृषि नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से कह रहा है कि बिहार राज्य की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है। जनसंख्या वितरण पर राज्य की धरातलीय उच्चावच का प्रभाव पड़ता है। अब है कि बिहार के मैदानी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो कृषि, सिंचाई, उपजाऊ मिट्टी एवं नगरीकरण का प्रभाव है। जहाँ मैदानी क्षेत्र, जहाँ कृषि, सिंचाई और उपजाऊ मिट्टी एवं नगरीकरण का प्रभाव है, वहाँ जनसंख्या अत्यंत घनी पाई जाती है। जहाँ क्या हुआ, सिंचाई मिल जाए, कृषि जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है बिहार में। इसके विपरीत यहाँ देखिए, जबकि अगर कह रहे जबकि पहाड़ी उर्वर मिट्टी का अभाव, सिंचाई की कमी आदि के कारण जनसंख्या विरल पाई जाती है। मतलब जहाँ जो है आपको पहाड़ी भूमि मिलेगी, उर्वर मिलेगी, मतलब उसकी भूमि जो है किसी प्रकार से फसल करने योग्य नहीं होती है, तो उस प्रकार के क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा निवास नहीं कर पाएगी, तो वहाँ जो है कृषि नहीं हो पाएगा। और एक बात है नगरीकरण। नगरीकरण के मतलब क्या होता है कि शहरों में देखेंगे आप क्या होता है कि जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहाँ जो है सभी सामान आपको क्या होती है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मिल जाते हैं। यातायात के साधन जो है वहाँ पहुँच जाते हैं, ताकि आपको क्या होता है कि सभी सामान जो है मिल जाते हैं वहाँ। तो इसी प्रकार से वहाँ भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब यहाँ देखिए, जैसे में पटना देख लीजिए, दरभंगा हो गया, गया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, आदि जिलों में जो है जनसंख्या घनी पाई जाती है। लेकिन अगर देखा जाए पश्चिमी चंपारण है, बांका है, कैमूर जिलों में जनसंख्या कम पाई जाती है। इसका कारण आप समझ सकते हैं कि जहाँ सिंचाई नहीं होगा, कृषि अच्छा से नहीं होगा, वहाँ जनसंख्या तो हमेशा कम पाई जाएगी। इतना बात है, आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिवारवाद क्या है। राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन है कि परिवारवाद क्या होता है। आंसर आप लिखेंगे कि अधिकांश राजनीतिक दल एवं उसके नेता अपने ही परिवार एवं सगे संबंधियों को राजनीतिक में लाने के लिए चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार बनाते हैं। इसे ही राजनीति में परिवारवाद कहा जाता है। अब एक बात मोटे तौर पर समझ लीजिए कि परिवारवाद एक ऐसी जो है व्यवस्था है जिसमें क्या होता है कि कोई राजनीतिक पार्टी होती है, वो क्या करता है कि अपने सगे संबंधियों को क्या करता है, उस राजनीति में लाता है, और क्या होता है चुनाव लड़ने के लिए क्या करता है, उसको उम्मीदवार के रूप में खड़ा करता है। तो इस प्रकार से अपने परिवार के सगे संबंधियों को क्या करना, राजनीतिक में ला देना, यही परिवारवाद होती है। इतना बात आप समझ सकते हैं कि परिवारवाद होती क्या है। अब है करे राजनीतिक दल की परिभाषा दे।
आप लिखेंगे इसमें, ऐसे लोगों का समूह जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं राजनीतिक दल कहलाती है। मतलब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि चुनाव में खड़े होते हैं, अपने अपने दल को बना लेते हैं, अपने अपनी पार्टी बनाते हैं, तो यही पार्टी क्या होती है, राजनीतिक दल होती है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, और इनका मुख्य कार्य, राजनीतिक दल का मुख्य कार्य होता है जन समर्थन प्राप्त करना और जनता के हितों के लिए संघर्ष करना, चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना। जन संघर्ष करना, जन हितों के लिए संघर्ष करना और जन समर्थन प्राप्त करना, मतलब जनता से समर्थन प्राप्त करके जनता के हित, मतलब उसकी भलाई के लिए क्या करना, संघर्ष करना, और चुनाव भी लड़ना है और सत्ता की प्राप्ति करना। इस प्रकार से सत्ता मतलब प्रशासन होता है, इस प्रकार की प्राप्ति करना ताकि लोगों के हित के लिए जो है काम किया जा सके। इसका यही कार्य होता है। इतना आप लिख देंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ही लिखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। सूचना के अधिकार एक आंदोलन, बहुत इम्पोर्टेंट आंदोलन है, कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आंसर है कि सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लोगों को जानकार बनाना है, मतलब लोगों को जागरूक करना, जानकार बनाना। और है अगला कि सरकारी कामकाज पर नियंत्रण रखना तथा सरकार एवं सरकारी मुलजिमों के कार्यों का सार्वजनिकीकरण करना। मतलब क्या है कि लोगों को जागरूक बना देना है, इसका मुख्य कार्य उद्देश्य। और जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं उसको क्या करना, नियंत्रण में रखना, कि ऐसे जो है घूसखोर तो हो जाते हैं, घूस तो इधर उधर हो जाता है, लेकिन जो है सरकारी काम जो है ईमानदारी से हो, इस प्रकार की जो है इस पर नियंत्रण रखना जो है इसका कार्य होता है। और जितने भी सरकारी काम होते हैं और सरकारी मुलजिम का मतलब क्या होता है, सरकारी में जो काम करता है, तो उनका जितने सारे काम है वो लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ऐसी तंत्र या संरचना जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था क्या है? इस प्रकार का एक ऐसा तंत्र है, ढांचा है एक ऐसा जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया क्या होती है, संपादित की जाती है। इस प्रकार की जो है संरचना को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अब कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, यह जो होती है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा की परिभाषा दें। आप मुद्रा की परिभाषा कैसे देंगे? तो देखेंगे यहाँ कि मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जो वस्तुओं के मूल्य चुकाने तथा अन्य व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में इस्तेमाल किया जाता है। वस्तुओं के मूल्य को चुकाने और अन्य प्रकार के जो व्यावसायिक दायित्व हैं को निपटाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है। मतलब क्या है? इसे सरकार के द्वारा बनाया जाता है और लोगों को उनके कार्य के अनुसार, काम के अनुसार उन्हें दिया जाता है। और यह जो है सर्वमान्य होता है, मतलब कहीं भी इंटरनेशनल स्तर पर आप इसे चला सकते हैं, कहीं भी ले जाकर चला सकते हैं, तो ये चल जाएगा। तो यही जो है मुद्रा की परिभाषा है। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अगले वीडियो के साथ आपको मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।